स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टेट की एई और जेई की एग्जाम्स के लिए जो भी गेट के पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है वो हम इस सीरीज में कर रहे हैं। जियोटेक लेंथी सब्जेक्ट है तो 2 या 3 पार्ट में जाके इसके पीवाईक्यूज खत्म हो पाएंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं आप एटलीस्ट क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करें। क्लास के बाद में ये पीडीएफ है जो मैं क्वेश्चंस की यहाँ पे यूज कर रही हूँ, उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। चाहे तो आप वहां से डाउनलोड करके सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लो और मार्क कर लो, जो नहीं हो रहे उनके सॉल्यूशन देख लो। नहीं तो आप वीडियो के साथ साथ पॉज करके हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाने से पहले एटलीस्ट 1-2 मिनट उसको ट्राई जरूर करें, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल्स खुद से ट्राई नहीं करोगे आप उनमें परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें दिया है कि सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल है, इसमें कंसिस्टेंसी किससे अफेक्ट होती है। तो कंसिस्टेंसी का जनरल तो सिग्निफिकेंस ये है कि डिग्री ऑफ फर्मनेस कैसी कितनी है, उसमें हम कैसे उसको माउल्ट कर सकते हैं, या वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड स्टेट में है, या हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेटिव ईज विथ विच द सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड। जैसे कि सॉलिड स्टेट में, सेमी सॉलिड स्टेट में है तो डिफिकल्ट होगा माउल्ट करना, प्लास्टिक में थोड़ा इजी होगा। उसके बाद लिक्विड स्टेट है उसमें तो शियर स्ट्रेंथ ना के बराबर हो जाती है, और ये सारा अफेक्टेड होता है वाटर कंटेंट से। तो ए होगा आंसर। नंबर सेकंड में दिया है कि यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है जब हम सबमर्ज्ड यूनिट वेट निकालते हैं सॉइल का। तो जब हम सबमर्ज्ड यूनिट वेट निकालते हैं तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, जो कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड के अंदर है तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा। सेम यही चीज होती है जब सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में होती है, उसमें भी एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होता है और वो इक्वल होता है वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और इससे हम सैचुरेटेड में से माइनस गामा डब्ल्यू करते हैं तो हमें सबमर्ज मिलता है। तो यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन थर्ड है, वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जी की भी क्लैरिटी मिलेगी। काफी लोग हैं वो जी पढ़ तो लेते हैं कि हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी है, डेफिनेशन पढ़ ली, वैल्यूज याद कर ली, क्वेश्चंस में यूज भी कर लिया, बट एग्जैक्टली पता नहीं होता है जी होता क्या है। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर दी है 2.68, क्या होता है कि एक तो हम बल्क मास डेंसिटी निकालते हैं जब टोटल मास डिवाइडेड बाय हमने टोटल वॉल्यूम कर दिया। कोई मॉइस्ट सॉइल है उसमें कुछ वॉइड्स हैं जिनमें एयर है, किसी में मॉइस्चर मतलब वाटर है, उसको हमने टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर दिया। ये तो हो गया रो बल्क। एक होता है ड्राई मास डेंसिटी, जिसमें कि हम जो सॉइल सैंपल है उसको ड्राई किया, हमने ड्राई किया तो क्या किया, वाटर इवोपोरेट हो गया, एम आएगा सॉरी यहाँ पर। अब यहाँ पर मास किसका किसका बचा, सिर्फ सॉलिड्स का बचा, क्योंकि हमने ड्राई कर लिया उन्हें। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसका आएगा, आपने उसको कॉम्पैक्ट तो नहीं किया है, सैंपल को एज इट इज ओवन में रखा, ओवन ड्राई किया और बाहर निकाल लिया, तो जो वॉइड्स का वॉल्यूम है वो भी बचा हुआ है, पहले जितना ही है। तो टोटल इसका नीचे वॉल्यूम लेंगे तो अब इसमें क्या है, सॉलिड्स का वॉल्यूम भी है और वॉइड्स का वॉल्यूम भी है। ये हो गई ड्राई मास डेंसिटी। और हमारा जीएस है, ये आपको पता है कि रो डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू होता है, और यहाँ से आप ये भी निकाल लेते हो कि रो इक्वल होगा जी इंटू रो डब्ल्यू के। बट यहाँ पर जो आप ये रो निकाल रहे हो और ये रो निकाल रहे हो ये दोनों सेम नहीं है। डिफरेंस क्या है कि इस वाले रो पे हम यहाँ पे नीचे वी ले रहे हैं, जबकि इस वाले रो में ये जो रो अभी आपका आया है ये होगा रो एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन सॉरी एम एस अपॉन वी एस। यहाँ पे नीचे वी एस ही लेते हैं हम सिर्फ, और ये हम सोइल को 100% कॉम्पैक्ट कभी नहीं कर सकते, पूरे वर्ड्स को हम खत्म नहीं कर सकते। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसको कि हम यूज करते हैं। तो हम निकाल लेंगे कि भाई इतना मास है अगर सॉलिड्स का है तो सॉलिड्स का वॉल्यूम कितना होगा, सोइल का वॉल्यूम चाहिए तो फिर हमें उसमें वर्ड्स का वॉल्यूम भी ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप ये रो निकाल सकते हो सॉलिड्स वाला, रो एस क्या आ जाएगा आपका 2.68 इंटू 1000, वी एस क्या आ जाएगा, एम एस क्या है 2.035, ये है ना ड्राई करने के बाद में 2.035, तो ये 2.035 डिवाइडेड बाई वी एस, यहाँ से आपका वी एस आ जाएगा 2.035 डिवाइडेड बाई 2.68 इंटू 10⁻³ इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको वी एस मिलेगा, वो इक्वल होगा 0.75 इंटू 10⁻³ और आपका यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया गया टोटल 1.15 इंटू 10⁻³ तो वॉइड्स का वॉल्यूम कितना है यहाँ पे
0.4, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 1.15 इंटू 10⁻³ माइनस 0.75 इंटू 10⁻³ तो ये आ गया 0.4 इंटू 10⁻³ अब आपको वीवी मिल गया और वीएस आपको पता है, अभी हमने निकाला ही था, ये आया था यहाँ से वीएस, तो अब आप निकाल सकते हो ई आ जाएगा 0.4/0.75 और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से कर सकते हो, जो कि यहाँ पे पूछा नहीं है। सोल्व करने पे सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कैसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, इनमें कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। ये बोरोपिट एम्बैंकमेंट के जो भी क्वेश्चंस है ना, बस आपको एक दो चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि एमएस जो होगा, मास ऑफ सॉलिड्स जो साइड पे है और जो जहाँ पे आप एम्बैंकमेंट बना रहे हो वहां पे है, वो दोनों सेम रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन और भी इजी है। यहाँ पे दिया है कि ड्राई डेंसिटी ये है, क्यूबिक मीटर ऑफ द सोइल विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एम्बैंकमेंट 100 मीटर क्यूब, और ड्राई डेंसिटी जिसकी ये है, और ये इसकी ड्राई डेंसिटी है जो बोरोपिट है उसकी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, साइड से हम लेके आते हैं एक जगह से एम्बैंकमेंट, बोरोपिट से, बोरोइंग जो साइट है वहां से लेके आते हैं सॉइल को, और जो एम्बैंकमेंट साइट है वहां पे डिपॉजिट करते हैं, और डिपॉजिट करते हैं तो हम उसको कॉम्पैक्ट भी करते हैं। तो वॉल्यूम सेम नहीं रहता, बट ऑब्वियसली मास तो सेम रहेगा, क्योंकि हम उसको ड्राई नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। तो उसमें सिर्फ वॉइड्स जिनमें एयर है हम उनको खत्म कर रहे हैं, उनको कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, रो डी इक्वल होता है MS/V। अब अगर ये यहाँ पर जो दिया है कि 100 मीटर क्यूब तो मुझे वॉल्यूम चाहिए, और रो डी मेरा इतना होना चाहिए 16, तो मैं कह सकती हूँ कि MS कितना होगा 100 इंटू 16। अब मान लिया इस वाली जो बोरोपिट से जहां से लेके आ रहे हैं वो जो सॉइल है उसका यहाँ पर हमने मास मान लिया V, तो इसका MS क्या हो जाएगा V इंटू रो डी, और ये आ जाएगा V इंटू 17। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 100 इंटू 16 डिवाइडेड बाई V इंटू 17, तो यहाँ से आपको V मिल जाएगा 0.94 मीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। इक्वेशन थोड़ा अलग है, जनरली यहाँ डेंसिटी कम होती है और यहाँ ज्यादा होती है क्योंकि हम कॉम्पैक्ट करते हैं, बट इसमें उल्टा हो रहा है, इसीलिए हमें कम लाना है वॉल्यूम जितना यहाँ पे एम्बैंकमेंट में चाहिए उससे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि डेंसेस्ट लूजेस्ट स्टेट में और नेचुरल स्टेट में वो रेशियो ये हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन तो इजी है, बट काफी बार स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्मूले में कंफ्यूज होते हैं। नीचे का तो याद रह जाता है कि इमेक्स माइनस ई मिनिमम आएगा, ऊपर में लगता है कि ए नेचुरल माइनस ई मिनिमम करें या इमेक्स माइनस ई नेचुरल करें। तो यहाँ पे आपको पता है कि रिलेटिव डेंसिटी है। मैक्सिमम रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो सकती है, जब मैक्सिमम डेंस स्टेट में है सॉइल, तो उस केस में मैक्सिमम डेंसिटी होगी 1, रिलेटिव डेंसिटी होगी 1, और ये वैल्यू 1 कब बनेगी, जब ऊपर इमेक्स माइनस ई नेचुरल आ रहा है। तो आप ई नेचुरल माइनस ई मिनिमम करोगे, किसी लोगों को लगता है कि ऐसा होगा कहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे डेंसेस्ट स्टेट में क्या होगा, ई मिनिमम भी इक्वल होगा और ई मिनिमम तो 0 हो जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी तो मैक्सिमम 1 होती है डेंसेस्ट स्टेट में। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखने में हेल्प मिल जाएगी, और फॉर्मूला आपको पता है तब तो बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है। ऊपर आ जाएगा 0.6 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6 माइनस 0.2 इंटू 100, ये आ जाएगा 50%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया है कि यहाँ पर जो डेटा दिया गया है लिक्विड टेस्ट का, इसमें लिक्विड लिमिट क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने दिया है। 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है लिक्विड लिमिट को। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कैसे ग्रेंडे वाला, इसमें बीच में हम डिवाइड कर देते हैं जो सॉइल सैंपल है उसको, और हम इसको ब्लोज देते हैं कि कितने ब्लोज में ये वापस से ये जो बीच में हमने स्पेस बनाया है वो खत्म हो जाए। तो जितना 25 नंबर ऑफ ब्लोज में स्पेस खत्म हो जाए, इसके लिए कितना वाटर कंटेंट होगा, वही लिक्विड लिमिट है। अब यहाँ पर तो इन्होंने डायरेक्टली ऐसे डेटा दे दिया है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 25 के कॉरस्पॉन्डिंग है सी, ये हो जाएगा आंसर। नहीं तो काफी बार आपको इंटरपोलेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक्चुअल में आप जब टेस्ट कंडक्ट करते हो तो जरूरी नहीं है कि 25 ब्लोज के कॉरस्पॉन्डिंग आप वाटर कंटेंट हो फाइंड आउट कर पाओ डायरेक्टली। तो आप n नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हो, उनका ग्राफ प्लॉट करते हो,
और फिर इंटरपोलेशन करके 25 नंबर ऑफ लॉस के कोरस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट निकालते हो और उसको बोलते हो कि लिक्विड लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि सैचुरेटेड यूनिट वेट टू ड्राई यूनिट वेट का रेशियो 1.25 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड्स की 2.65 है, तो वोल्ट रेशियो क्या होगा? तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, हमेशा याद रहना चाहिए। इसमें भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप इस तरीके से याद रखें कि रो डी हमेशा रो से तो कम ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों में सेम ले रहे हैं। रो में हम वाटर भी है और मास भी मतलब वाटर का मास भी है और सॉलिड्स का मास भी है, जबकि रो डी हम निकाल रहे हैं तो सिर्फ सॉलिड्स का ही मास ले रहे हैं, तो हमेशा रो डी रो से कम होगा। तो रो को 1 + W से डिवाइड करने पर आपको रो डी मिलेगा। अब यहाँ पर सैचुरेटेड कंडीशन में है, ये रो बल्क जो आ रहा था वो सैचुरेटेड के लिए आ जाएगा, तो 1 + W इक्वल आ गया आपका रो अपॉन रो डी के, और ये है 1.25। यहाँ से W आ गया 0.25, सैचुरेटेड सैंपल है, S हो गया 1, SE इक्वल टू होता है WG, यहाँ से E आ जाएगा WG अपॉन S, S1 है 0.25 इंटू 2.65, सोल्व करने पे भी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि सोइल है कोई जो कंपोज्ड है सॉलिड स्फेरिकल ग्रेन्स से, आइडेंटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी है उनकी, डायमीटर एक का ये है दूसरे का ये है, टर्मिनल वेलोसिटी है वो लॉन्गेस्ट पार्टिकल की अगर 0.5 mm/s है तो स्मॉलेस्ट की क्या होगी? तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, आप जियोटेक में भी पढ़ोगे इसको, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वीटी टर्मिनल वेलोसिटी है, आर है ये जो फॉलिंग स्फेयर है उसकी रेडियस है, बेसिकली ऐसा है, इसमें एक स्फेयर है वो फॉल हो रहा है इस तरीके से। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियली इसकी ये एक्सीलरेट होता है, एक टाइम पर जाके इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाते हैं और ये कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर लेता है, जिसको बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो फ्लूइड का कंसेप्ट है, इसको हम यहाँ पे सोइल में लगाते हैं कि सोइल अगर वो मतलब सेटल हो रही है तो वहां पर टर्मिनल वेलोसिटी है, उसका ये फॉर्मूला होगा। आर यहाँ पर सॉलिड के जो स्फेयर है उनका रेडियस हो जाएगा, सॉरी, रो है स्फेयर जिस मटेरियल का बना है उसकी मास डेंसिटी है, और सिग्मा है ये जो फ्लूइड है जो इसमें फिल किया हुआ है उसकी मास डेंसिटी है, जी तो पता ही है आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और ईटा है ये विस्कोसिटी है। अब क्वेश्चन में दिया है कि सेम ही मतलब सॉलिड स्फेरिकल ग्रेन्स है, सेम ही उसके सोइल के बने हुए हैं, तो आपका रो सेम हो गया, सेमी फ्लूइड में आप इनको फॉल करा रहे हो, सिग्मा भी सेम हो गया, जी तो ऑब्वियसली अर्थ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, सेम होगा। ईटा है, इसकी अगर बात करें तो ये भी इन्होंने दिया है, इस पे आइडेंटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो ईटा है ये बेसिकली जिस फ्लूइड में फॉल हो रहे हैं उसकी विस्कोसिटी है, तो सेम ही जो वाटर है उसमें ये फॉल हो रहे हैं, तो ये सेम होगा ईटा की वैल्यू भी, तो वी आ गया प्रोपोर्शनल R² के। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, R1² अपॉन R2², बट आप सीधे करने की आदत डालो इनको, टाइम बचेगा और एक्यूरेसी भी ठीक रहेगी। आपने क्या किया है, सेकंड वाले पार्टिकल को 1/10 कर दिया उसकी डाया को 1/10 किया है, तो ये R² के प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी 1/100 टाइम्स हो जाएगी। वही अगर ये प्रोपोर्शनल ना हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, मतलब इस तरीके से रिलेटेड होता, VT प्रोपोर्शनल 1/R² के, अगर इस तरीके से होती है इक्वेशन तो ये 1/10 करने पर वो 100th टाइम्स हो जाता, अभी 1/100th टाइम्स हो रहा है, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि नेचुरल कंडीशन में सॉइल का जो सैंपल है इसका मास ये है, वॉल्यूम ये है, कंप्लीटली हमने ओवन ड्राई किया तो मास ये आया, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है, यूनिट वेट 10 लेना है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपसे पूछा गया है यहाँ पर।
अब सबसे पहले तो आपको मास दिया है और ओवन ड्राइड मास दिया है, तो आप रो निकाल लीजिए और रो डी निकाल लीजिए। रो हो जाएगा 1.980 डिवाइडेड बाई 0.001, रो डी आ जाएगा 1.80 डिवाइडेड बाई 0.001। ये आ गया। यहाँ से अब ये वैल्यूज आ गई। आपको ये पता है रो डी विल बी इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, तो 1 प्लस डब्ल्यू इक्वल आ जाएगा रो अपॉन रो डी के। यहाँ पे ये वैल्यूज डायरेक्टली रख दीजिए 1.980 डिवाइडेड बाई 0.001 इंटू 0.001 डिवाइडेड बाई 1.80, तो ये कैंसिल हो जाएगा और डब्ल्यू आपका आ जाएगा 1.98 अपॉन 1.8 माइनस 1, यानी 1.98 माइनस 1.8 डिवाइडेड बाई 1.8, और ये यहाँ पे आ जाएगा 9880, ये घटाएंगे तो 8 और 1, तो ये आएगा 0.18 डिवाइडेड बाई 1.8, और W आपका यहाँ से आ जाएगा 0.1। W 0.1 आ गया। अब रो डी को आपको पता है कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ई निकालना है, तो जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो यहाँ से अब क्या करना है आपको, ई निकालना है, तो 1 प्लस ई आ जाएगा जी रो डब्ल्यू अपॉन रो डी 2.7, रो डब्ल्यू आपको 10 लेना है, रो डी आपका ये 1.8.001 है, और इससे आप ई निकालोगे तो ई आपका आ जाएगा 0.5। अब आपको फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा, ये वाला। एस पूछा है, ई आपने निकाल लिया, डब्ल्यू निकाल लिया, जी आपको दिया है, तो सोल्व करने पर आंसर 0.54 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि क्वेश्चनलेस सॉइल है जिसका ई मैक्स ये है, ई मिनिमम ये है। सॉइल कॉम्पैक्टेड टू ए मास डेंसिटी ऑफ दिस एंड वाटर कंटेंट दिस, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या किया हमने, सॉइल है उसको 8% के मॉइस्चर कंटेंट पे कॉम्पैक्ट किया हुआ है, और कॉम्पैक्ट किया है तो उसकी मास डेंसिटी ये है। मास डेंसिटी वाटर की आपको ये लेनी है, जीएस ये है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, तो रिलेटिव डेंसिटी को आपको चाहिए, आपको मतलब पता होना चाहिए ई नेचुरल। तो मतलब ये जो डेटा एक्स्ट्रा दिया है ना आपको, इससे पहले ई नेचुरल निकालना है, फिर आईडी निकालना है। ई नेचुरल कैसे निकालोगे, ये होगा m अपॉन वी, ये इक्वल होता है रो के, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि रो इक्वल होगा जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई के। अब यहां पर आपको रो दे दिया गया है, आप ई निकाल सकते हो, सिंपल ही है। 1800 इज इक्वल टू 2.67 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, 2.7000 डिवाइडेड बाई 1800, और यहां से आप सॉल्व करोगे तो ई आपका आ जाएगा 0.62, ई 0.62 आ जाएगा। अब आईडी निकाल लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स आपका हो जाएगा 0.85 माइनस 0.62 अपॉन 0.85 अपॉन 85 माइनस 0.50। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, वो डी आ जाएगा 65.71। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें दिया है कोई फाइन ग्रेन सॉइल है जिसमें 60% सिल्ट कंटेंट है। सॉइल है वो सेमी सॉलिड के जैसे बिहेव कर रही है, तो यहाँ पर आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए, और यहाँ पर ही नहीं, इस ग्राफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको तो ये हमेशा माइंड में होना चाहिए ग्राफ, कि यहाँ पे तो क्या होगा, ये सॉइल है, यहाँ से पहले तो सेचुरेटेड नहीं है, ये श्रिंकेज लिमिट पे आके सेचुरेटेड होती है। इसके बाद एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने पर इसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, क्योंकि अब सारे वॉइड्स फिल हो चुके हैं, अब वाटर को जाने के लिए वॉइड्स नहीं मिल रहे हैं, तो वॉल्यूम में इंक्रीज करेगा वाटर। ये इस तरीके से होगा, ये सेमी सॉलिड स्टेट होता है, ये प्लास्टिक स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, ये श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट। तो सेमी सॉलिड स्टेट में है, यानी इस वाली रेंज में है, यहाँ पे कहीं वाटर कंटेंट लाई कर रहा है उसका,
और जब वाटर कंटेंट 40% है देन इट बिहेव लाइक ए लिक्विड। तो यहाँ पे ये लिक्विड के जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर लेता है। मतलब यहाँ एसएल आपका यहाँ से पता चल गया कि 15% हो गया, पीएल आपका हो गया 28% और डब्ल्यूएल आपका हो गया 40%। और आपसे पूछा गया एक्टिविटी, तो एक्टिविटी होता है आईपी डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। यहाँ पर आपको दिया है कि फाइन ग्रेन सोइल है, यानी सिल्ट है और क्ले है, उसमें सिर्फ उसमें 60% सिल्ट है, क्ले कितना हो गया, बचा हुआ 40%। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आईपी डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। आईपी आ जाएगा आपका पीएल डब्ल्यूएल माइनस पीएल 40 माइनस 28 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स की जगह आ जाएगा 40। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 0.3 आएगा, 0.3 सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दिया है कि एक अर्थ एम्बैंकमेंट है, मतलब कंस्ट्रक्ट करना है एक अर्थ एम्बैंकमेंट क्वेश्चनलेस सोइल का। एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम होगा 5000 मीटर क्यूब, टारगेट ड्राई डेंसिटी हमारी है 16.2। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, आपको यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा तो मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा इसको और ताकि क्लियर हो जाए। ये वाई साइट है, ये 0.7 है, ये जेड है, ये 0.64 है। अब हमारे पास दो फैक्टर हो गए यहाँ पे, एक तो वॉल्यूम कम से कम होना चाहिए ताकि एक्सप्रेशन की कॉस्ट कम पड़े, और डिस्टेंस भी कम होनी चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज कम लगे। अब यहाँ पर जैसे कि तीन साइट है डिफरेंट आपको दिख रही है, सबसे कम वॉइड रेशियो जिसका है वहां पर सबसे कम एक्सक्वेशन करना पड़ेगा सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के लिए, बट फिर उसकी डिस्टेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे एक्स साइट है जिसका 0.6 है वॉइड रेशियो, तो यहाँ पे सबसे कम वॉल्यूम एक्सक्वेशन करना पड़ेगा, बट इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, 140 किलोमीटर है। तो हमें दोनों ही फैक्टर को कंसिडर करते हुए एक कंपेरेटिव वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी तीनों साइड्स की, और फिर हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। तो हम उसमें दो फैक्टर लेंगे, एक तो वॉल्यूम कितना हमें एक्सक्वेट करना पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो यहाँ पर दिया है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पर किलोमीटर ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ एक्सक्वेशन। अब यहाँ पर मैंने आपको पिछले सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में एक तो यह बात बताई थी कि जीरो डब्ल्यू जो आएगा आपका जी इंटू रो डब्ल्यू है, ये इक्वल होगा एम एस अपॉन वी एस के। ये सॉलिड्स जो है ना, जो सॉइल में उनकी मास डेंसिटी है, जी उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो जी इंटू रो डब्ल्यू से ये हमें एक तो ये पता है, और रो डी भी आपको पता होगा, ये होता है एम एस अपॉन वी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मास ऑफ सॉलिड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आपके बोरोइंग साइड पे और एम्बैंकमेंट साइड पे हमेशा सेम रहेंगे। तो आप यहाँ पे वीएस की फॉर्म में कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि वीएस की फॉर्म में अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि कॉस्ट भी हमारी पर मीटर क्यूब के बेसिस पे दी गई है। तो अब एम एस आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, रो डी आपको दिया गया 16.2, एम एस निकालना है और ये 5000, तो यहाँ से एम एस आ जाएगा 16.2 इंटू 5000, ये आपका यहाँ पे आ गया एम एस। अब हमें निकालना है वी एस। वी एस हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे कि कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमें एम्बैंकमेंट पे चाहिए, या टोटल हमें कितना, मतलब एम्बैंकमेंट बनाने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से आपका वी एस आएगा एम एस अपॉन जीरो डब्ल्यू, एम एस है 16.2 इंटू 5000, जी आपका है 2.7 इंटू रो डब्ल्यू हो जाएगा 1000, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आप 10 ले लीजिए, सॉरी 1000 नहीं, क्योंकि ये भी 16.2 किलो न्यूटन वाले यूनिट्स में लिया है हमने। इसको सॉल्व करोगे तो आपका वी एस आ जाएगा 3000 मीटर क्यूब। लेकिन आपकी कॉस्ट जो निकलेगी ना, वो तो टोटल वॉल्यूम के बेसिस पे निकलेगी, क्योंकि आप जो सोइल लेके आ रहे हो उसमें वॉइड्स भी हैं। तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वी एस प्लस वीवी, और वीवी को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि ई इक्वल होता है वीवी अपॉन वी एस, तो वीवी को हम लिख सकते हैं ई इंटू वी एस। यहाँ से पता चल गया कि वी एस प्लस ई टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। आप इंडिविजुअल साइड्स का आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक्स का निकालना है, वी एस तो सेम रहेगा 3000, क्योंकि हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं, मोस्टली कॉम्पैक्ट करते हैं तो वर्ड्स कम करते हैं, तो सॉलिड्स का जो मास, जो वॉल्यूम है वो अनअफेक्टेड रहता है। तो 3000 प्लस
0.6, ये आपका Vx का आ गया। इसी तरीके से Vy के लिए आप निकाल लोगे 3000 प्लस 1 प्लस 0.7, इसी तरीके से Vz के लिए निकाल लोगे 3000 प्लस 1.064। तीनों साइड्स के लिए आ गए। अब तीनों साइड्स के लिए कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट x की क्या हो जाएगी, दिस वॉल्यूम जो होगा 3000 इंटू 1.6 इंटू एक्स प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, किलोमीटर कितना है 140, तो 140 इंटू 2x, क्योंकि दिया है कि ट्वाइस है एक्सक्वेशन वाली कॉस्ट का, तो इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया, इसको 2x से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये cx का निकला। इसी तरीके cy भी निकालोगे आप, इसी तरीके से cz भी निकालोगे। तो ये फर्स्ट वाला cx आपका आएगा 50806, cy आपका आएगा 5260x, और cz आएगा, cz जो z वाला है उसके लिए वैल्यू होगी, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए 4920x प्लस 2x इंटू 100 करके आएगा। बट तीनों में कंपेयर करोगे तो सबसे कम आ रहा है वो x वाली साइड के लिए आ रहा है। तो इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल की नहीं है, और इसमें सारे कंसेप्ट भी आपके अच्छे से कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया है कि फुली सैचुरेटेड सोयल मास है, उसका वाटर कंटेंट अगर 100% है तो वाटर रेशियो क्या होगा। तो एस ई इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू जी, 100% सेचुरेशन है, फुली सेचुरेटेड है, एस 1 हो गया, ई डब्ल्यू 100% यानी 1 होगी इसकी वैल्यू इंटू जी, यानी ई और जी इक्वल हो जाएंगे, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एक मॉइस्ट सैंड है जिसका वॉल्यूम 588 है, वेट 1010 ग्राम है, 1010 ग्राम। ड्राई करने पे वेट आ रहा है 918 ग्राम, 918। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.67 है, डेंसिटी वाटर की अगर 1 लोगे तो वर्ड रेशियो कितना आएगा। तो यहाँ पर रो डी इक्वल होता है 0W/1 प्लस ई। जी आपको दे दिया है, रो डब्ल्यू भी दिया है, रो डी आप निकाल सकते हो, ड्राई मास अपॉन टोटल वॉल्यूम 588। तो यहाँ से ई आ जाएगा 0W अपॉन रो डी, जी आपका है 2.67 इंटू रो डब्ल्यू है, ये 1 लेना है, रो डी आपका यहाँ से आ जाएगा 918 इंटू 588, और इसको सोल्व करोगे तो ई की वैल्यू आपकी आएगी 0.71। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया है कि पोरोसिटी एन है 0.7, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है 40%, एस की वैल्यू 0.4 है मतलब। तो वॉल्यूम अगर 100 मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ एयर का क्या होगा यहाँ पे। तो एन इक्वल होता है वीवी अपॉन टोटल वॉल्यूम। यहाँ से आप को सबसे पहले तो एन दिया ही है डायरेक्टली, नहीं तो ई दिया होता आप उससे भी एन निकाल सकते हो। एन डायरेक्टली दे दिया है तो 0.7 इज इक्वल टू वीवी अपॉन टोटल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 100, यानी वीवी आपका आ गया 70 मीटर क्यूब। आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ एयर, तो इन वॉइड्स 70 में से कुछ में वाटर होगा, कुछ में एयर होगी, और वाटर होगा वो आप निकालोगे इससे। डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यानी कितने परसेंटेज ऑफ वॉइड्स है वो वाटर से फिल्ड है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 40% यानी 0.41, और VW आ जाएगा 0.4 इंटू 70, ये आया 28 मीटर क्यूब। अब 70 मीटर क्यूब के वॉइड्स में से 28 में वाटर है, बचे हुए में एयर होगा, तो 70 माइनस 28 तो 42 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि जी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी है, W वाटर कंटेंट है सॉइल सैंपल का, गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर है, गामा D ड्राई यूनिट वेट है, तो जीरो एयर वॉइड्स लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगी। तो जीरो एयर वॉइड्स लाइन होती है ये आती कैसे है, G इंटू डब्ल्यू। ये आती ऐसे है कि एन की फॉर्म इक्वेशन होती है, जो कि आपको आई थिंक याद रख लेनी चाहिए, कॉम्पेक्शन वाले चैप्टर में भी यूज होती है। 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू जी। अब यहाँ पर एयर वॉइड्स 0 हो रहे हैं,
मतलब Na की वैल्यू 0 हो रही है, Na की वैल्यू 0 होगी तो आपकी गामा डी की इक्वेशन बन जाएगी ये। और ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि आपके पास कोई सॉइल का सैंपल है, आपने उसको इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट किया कि सारे एयर वॉइड्स खत्म कर दिए। वाटर वाले एज इट इज है, उनको कुछ नहीं हुआ, सॉलिड्स तो ऑब्वियसली उतना ही रहेगा, बट सिर्फ एयर एयर के वर्ड्स खत्म आपने कर दिए, तो वो लाइन रिप्रेजेंट करेगी जीरो एयर वर्ड लाइन। जो ग्राफ होगा उसमें जो डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करेगी वो होगी जीरो एयर वर्ड्स लाइन। ये मतलब मैक्सिमम डेंसिटी हम थ्योरेटिकली कह सकते हैं जो कि हम अचीव कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये श्रिंकेज लिमिट टेस्ट के रिगार्डिंग है। श्रिंकेज लिमिट टेस्ट में हम क्या करते हैं, सोइल को सैचुरेट कराते हैं, देन उसको ओवन ड्राई करते हैं और उसका वाटर कंटेंट निकालते हैं। बेसिकली वाटर श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, ये डिफरेंट स्टेजेस के कोरस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट ही है। तो कहीं पर श्रिंकेज लिमिट पूछा है, मतलब जो सैंपल जस्ट सैचुरेटेड है, एक्सेस वाटर भी नहीं है, उस टाइम उसका जो वाटर कंटेंट होगा दैट इज श्रिंकेज लिमिट। अब यहाँ पे आपको दिया है कि सैंपल है, उसका वॉल्यूम ये है 50 और उसको ओवन ड्राई किया तो उसका मास आ रहा है वो 88 आ रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे दी है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे दी है और पूछा है श्रिंकेज लिमिट क्या होगी, यानी W पूछा है। अब आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा कि रो डी इसके इक्वल होता है। एक ये फॉर्मूला भी होता है जो हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, बट इसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि ओवन ड्राई करने से पहले सोइल जब सैचुरेटेड थी उस टाइम उसका मास कितना था। तो ये हम नहीं कर पा रहे अप्लाई क्योंकि हम रो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये वाला हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अब हम ई निकाल सकते हैं। 1 प्लस ई विल बी इक्वल टू जी रो डब्ल्यू अपॉन रो डी, और रो डी आपका आ जाएगा 88 अपॉन 50। तो जी की वैल्यू है 2.71 इंटू 1, रो डी की जगह 88 इंटू 50 आ गया। और यहाँ से आप ई निकाल लोगे, और ई निकालोगे तो ई की वैल्यू यहाँ पर आएगी 0.534। अब ये फॉर्मूला लगा कि आप डब्ल्यू निकाल सकते हो। एस की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू ये आ गई, जी 2.71 है और डब्ल्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। तो वाटर कंटेंट आएगा 0.1990। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि ऐसा कौन सा क्ले मिनरल है जिसमें स्ट्रक्चरल यूनिट्स है वो हेल्ड होती है पोटेशियम बॉन्ड से। तो काओलिनाइट होता है, इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए काओलिनाइट में सबसे कम स्वेलिंग देखने को मिलती है हमें। उसके बाद आता है इलाइट और उसके बाद आता है मोंटोमोरिलोनाइट। अगर आप इनमें बार बार कंफ्यूज होते हो और भूलते हो तो मैं आपको हिंट देना चाहूंगी, एम का उल्टा कर दो डब्ल्यू, यानी मोंटोमोरिलोनाइट में होगा वाटर बॉन्ड जो होता है सबसे वीक, इलाइट आपका हो जाएगा इंटरमीडिएट वाला जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, उसमें आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, पोटेशियम बॉन्ड भी बोलते हैं, और वाटर बॉन्ड से वीकर बॉन्ड है, और सबसे फर्स्ट सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा काओलिनाइट। तो यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एससी है ये किसके लिए स्टैंड करता है इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आपको एग्जाम्स में देखिएगा मिलेगा, पूछा जाता है, और गुप्ता एंड गुप्ता में भी दिया है क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स को। एससी से स्टूडेंट को लगता है कि सैंडी क्ले होगा, लेकिन हम फेस्ट वाला जो लेते हैं ना वो उसके लिए लेते हैं जो कि मेजर है कॉन्स्टिट्यूएंट किसी सॉइल में। जैसे कि सॉइल है पुअरली ग्रेडेड है तो एसपी लिखेंगे, वेल ग्रेडेड है तो एसडब्ल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा पार्ट है सॉइल का, ग्रेवल सैंड कौन सा सबसे ज्यादा आ रहा है। तो एस मतलब है तो सैंड ही, सी रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी, यानी क्ले टाइप की सैंड है उसमें क्ले भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर दिए हैं स्टेटमेंट्स और पूछा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। और मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस आगे भी एमसीक्यूज करेंगे उनमें दिखाऊंगी कि होता क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें 3 स्टेटमेंट तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से दे देते हैं जिसको थोड़ा बहुत टॉपिक का आइडिया है ना उसको भी नहीं आइडेंटिफाई होते, लेकिन जो रॉन्ग वाला है वो इतना बेसिक होता है कि वो टॉपिक किसी को थोड़ा भी आता है तो वो एक क्वेश्चन कर लेगा। जैसे यहाँ पर डी वाला स्टेटमेंट देखिए आप, अब यहाँ पर दिया है कि क्ले डिपॉजिट में लिक्विडिटी इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 1 है तो प्लास्टिक कंसिस्टेंसी होगी। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होती है, W माइनस डब्ल्यू पी अपॉन WL माइनस WP। ये ग्रेटर देन 1 है यानी W है वो WL से ज्यादा है,
वाटर कंटेंट है वो लिक्विड लिमिट से ज्यादा होगा तभी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी हमें। और अगर लिक्विड लिमिट से ज्यादा वाटर कंटेंट हो गया तो लिक्विड स्टेज में पहुंच जाएगा, लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएगा जो सोइल है वो। तो यहाँ पर डी है वो रॉन्ग हो गया, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 21 में पूछा है कि विंड से ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स हैं उनको क्या कहते हैं। तो ये एओलियन सॉइल्स होती हैं, एलुवियल होती हैं जो रेनिंग वाटर से डिपॉजिट होती हैं, और लेकिस्ट्राइन वो है जो लेक में डिपॉजिट होती है। ये एस्टुराइन सॉइल्स है, ये डेल्टा जो बनता है ना रिवर्स में, वहां पर जो डिपॉजिट होती है वो सॉइल्स होती है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि ड्राई सैंड है 500 ग्राम, जब उसको हम पोर करते हैं, भरते हैं एक 2 लीटर कैपेसिटी के सिलेंडर में जिसमें कि पहले से पार्शियली वाटर फिल्ड है। तो ये सिलेंडर है, यहाँ तक इसमें वाटर भरा था, हमने ये 500 ग्राम ड्राई सैंड इसके अंदर डाल दी। तो ये 188 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस करेगा। डेंसिटी वाटर की अगर 1 लोगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर आपसे पूछी गई है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हम निकालते हैं तो ये होगा कुछ इस तरीके से होगा कि रो है सॉलिड्स का, वो होगा जी इंटू रो डब्ल्यू, और ये इक्वल होगा एम एस अपॉन वी एस के। पहले भी बताया है यहाँ पे वी एस एम सिर्फ सॉलिड्स का वॉल्यूम काउंट करते हैं। और एक ड्राई सैंड है जिसमें क्या है आपके, ये तो सॉलिड्स हैं और इनके बीच बीच में वॉइड्स हैं, वाटर नहीं है क्योंकि ड्राई सैंड है। वॉइड्स हैं होंगे ऑब्वियसली क्योंकि एयर वॉइड्स होंगे वहां पर सोइल के बीच में प्रेजेंट। जब आपने इसके सोइल सैंपल को इसके अंदर डाला तो क्या होगा, जो एयर वॉइड्स हैं उनमें तो सब में वाटर चला जाएगा। एयर वॉइड्स कोई भी वॉल्यूम डिस्प्लेस यहाँ पर नहीं करेंगे, ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, क्योंकि वो वॉइड्स हैं जस्ट जहां पे कुछ नहीं है, या हम कह सकते हैं एयर है, तो वहां पर सारा वाटर चला जाएगा, उनको कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए। बट सॉलिड्स के जो पार्टिकल हैं वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेंगे। तो यहाँ से हमें इसको इसमें डालने से हमें ये मिल गया वी एस, जो कि हमें चाहिए होता है इसमें निकालने के लिए, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सॉलिड्स की मास डेंसिटी है रो एस, ये निकालने के लिए। तो वी एस यहाँ पर आपके पास आ गया 188 सेंटीमीटर क्यूब। ड्राई सैंड है तो 500 ग्राम किसका मास है, मास या तो सॉलिड्स का होता है या वाटर का होता है, एयर का तो होता नहीं है, वाटर है नहीं क्योंकि ड्राई सैंड है। तो एम एस किसका है, ये 500 ग्राम है, ये सिर्फ सॉलिड्स का है। तो यहाँ पे रो एस आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 188, और इसको सोल्व करोगे तो सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिए है कि एक कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किया गया सोइल स्पेसिमेन पे, हार्डली ग्रेडियंट आई की वैल्यू आपको दी है 2.5, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी आपको दी है 2.65, और सेचुरेटेड वाटर कंटेंट एस इज इक्वल टू 1 है तो डब्ल्यू दिया है 20%। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के की वैल्यू आपको दे दी है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पूछा सीपेज वेलोसिटी क्या होगी। तो डार्सीज लॉ के अकॉर्डिंग वी जो वेलोसिटी होती है वो होती है वी इज इक्वल टू के आई। सीपेज वेलोसिटी है वो वर्ड्स में एक्चुअल जो वेलोसिटी है वाटर के पार्टिकल्स की वो होती है, और डिस्चार्ज वेलोसिटी जो हम डार्सीज लॉ से निकालते हैं वो एवरेज वेलोसिटी होती है। बेसिकली होता क्या है, जैसे कि ये सैंपल है, इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, अब इसमें ये सॉलिड के सॉलिड्स हैं और इनके बीच बीच में ये रेड कलर के मैं दिखा रही हूँ ये है वॉइड्स। तो एक्चुअल में तो वाटर फ्लो हो रहा है वो वॉइड्स में से ही हो रहा है, सॉलिड्स एज इट इज है अपनी जगह पे। बट फिर भी अगर यहाँ पे हमें डिस्चार्ज क्यों मिल रहा है, इसको हम एरिया से डिवाइड कर दें, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो हमें जो वेलोसिटी मिलेगी वो हम डार्सीज वेलोसिटी भी बोलते हैं, डिस्चार्ज वेलोसिटी भी बोलते हैं, वो ये वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू के आई वाली। बट एक्चुअल में क्या होगा, वॉइड्स में क्या इसी रेट से वाटर फ्लो हो रहा होगा, नहीं, क्योंकि अगर इसी रेट से वाटर फ्लो हो रहा होता है तो उस केस में तो डिस्चार्ज क्यों ना होके उससे कुछ कम होता, क्योंकि सारा एरिया कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है जिसको हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ रेड कलर वाले डॉट्स हैं, वहां पर वॉइड्स प्रेजेंट है, वो ही सिर्फ काउंट कर रहा है। तो सीपेज वेलोसिटी बेसिकली क्या होगा, डिस्चार्ज वेलोसिटी डार्सीज लॉ की वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी जो है उससे ज्यादा होगी, और कितना ज्यादा होगी इसको हम एन से डिवाइड करेंगे तो हमें सीपेज वेलोसिटी मिलेगी, एन हमेशा 1 से कम होता है। अब यहाँ पर आपको निकालना है वी एस, एन आपको नहीं दिए हैं
बट आप ई निकाल सकते हो जो आपको डेटा दिया है उससे। डेटा में यहाँ पे जी भी दे दिया है आपको, और जी है 2.65, सैचुरेटेड है ये भी बोल दिया है, जी है 2.65, एस आपका 1 हो गया, और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 20% यानी 0.2। तो एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, यहाँ से आपका ई की वैल्यू आप निकाल लोगे, ये आ जाएगी 0.53। ई हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें एन चाहिए यहाँ पर, तो एन हो जाएगा ई अपॉन 1 प्लस ई, और ये आएगा 0.3464, ये एन आ गया। एवरेज वेलोसिटी जिसको हम डिस्चार्ज वेलोसिटी भी बोलते हैं, ये हम डार्सीज लॉ से फाइंड आउट करते हैं, और इसकी इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू के आई। ये आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि k 0.1 दिया है और i आपको 2.5 दिया है। तो यहाँ से अब vs आपका आ जाएगा 0.1 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 0.3464 इज इक्वल टू 0.72 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर आपको जो के दिया था ना सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 अच्छा क्वेश्चन है, एक दो नए फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे, कंसेप्चुअल भी है। दिया है कि पार्शली सैचुरेटेड कोई सॉइल सैंपल है, यानी उसमें ऐसे वर्ड्स पे है जो वाटर से फिल्ड है और ऐसे वर्ड्स पे है जो एयर से फिल्ड है। उस टाइम उसकी बल्क यूनिट वेट 18.5 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, यूनिट वेट दिया है, और पूछा है कि ये सैंपल फुली सैचुरेटेड होगा, उस कंडीशन में इसका बल्क यूनिट वेट क्या होगा। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। काफी लोगों को ये फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत आती है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता होगा क्योंकि इसका ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो याद रहता है स्टूडेंट्स को। इसमें क्या करते हैं, हम ऊपर लेते हैं एम एस, नीचे लेते हैं वी। वी कौन सा, टोटल वॉल्यूम। जब भी ई की फॉर्म में फॉर्मूला लिखना है, ई होता है ये, वी को ई ले लो और वी एस को 1 ले लो, इजी सी चीज है। अब यहाँ पर जी गामा डब्ल्यू ये तो हमने लिया था एम एस, हमें निकालना है बल्क मास डेंसिटी, तो हमें एम एस के साथ में एम डब्ल्यू भी लेना है, और नीचे वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम ही आएगा। एम डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू क्या होता है हमारा, एम डब्ल्यू अपॉन एम एस। एम डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एम एस। एम एस मेरा क्या है, 0 डब्ल्यू, तो इसको मैं आप लिख सकती हूँ जी गामा डब्ल्यू है, सॉरी मतलब रो की फॉर्म में भी लिख देते हैं इक्वेशन, गामा की फॉर्म में भी लिख देते हैं, सेम ही रहता है। तो जी गामा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू एम एस। एम एस क्या है मेरा, जी गामा डब्ल्यू, तो एम एस की जगह मैंने लिख दिया जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। इस वाली इक्वेशन में अब डेटा जो दिए है उसमें ई के अलावा सब दिया है, तो इसको मैं इधर कर लेती हूँ सोल्व। यहाँ पे हम अब इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, तो जी है 2.65 इंटू गामा डब्ल्यू आपको लेना है 9.81 प्लस डब्ल्यू है 0.25, 25% है, तो इंटू 2.65 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इज इक्वल टू 18.5। इससे आप अगर सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ई आपका आएगा 1.756 और ई की वैल्यू आ जाएगी 0.756। अब इसी इक्वेशन से आप सैचुरेटेड वाला भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि डब्ल्यू जी इक्वल होता है एस ई के, तो जहाँ पे डब्ल्यू जी आ रहा है इसको आप रिप्लेस कर दीजिए एस ई से। सैचुरेटेड है तो एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये आपकी इक्वेशन बनेगी जी गामा डब्ल्यू प्लस ई जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अब आपको सारी चीजें पता है, वैल्यूज रखते जाइए, और ये रखोगे तो आपका आंसर डी आ जाएगा 19.03। नंबर 25 में दिया है कि लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है, उनसे हमें ये रिजल्ट मिले हैं कि कोई सॉइल सैंपल है, उसकी लिक्विड लिमिट है 27%, प्लास्टिक लिमिट है, सॉरी लिक्विड लिमिट है 60%, प्लास्टिक लिमिट है 27%, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है 32%, और फ्लो इंडेक्स है 27। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि टफनेस इंडेक्स क्या होगा और लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होगा। लिक्विडिटी इंडेक्स IL है, ये रेशियो होता है W माइनस WP अपॉन WN माइनस WP, WL माइनस WP आएगा नीचे। अब इसमें अगर ये वैल्यूज आप रखोगे तो ये आएगा
32 माइनस 27 अपॉन 60 माइनस 27 0.15 आ जाएगा। और फ्लो इंडेक्स अगर आप सॉरी टफनेस इंडेक्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो होता है आईपी अपॉन फ्लो इंडेक्स। आईपी होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो कि है डिफरेंस WL माइनस WP, तो ये आएगा 33। इसके बाद फ्लो इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है 27, तो ये 27, तो ये आएगा 11/9। इसको सोल्व करेंगे तो 1.22 सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में दिए है कि एक अनकॉम्पैक्टेड हीप ऑफ सॉइल है जिसका वॉल्यूम है 10,000 मीटर क्यूब, वॉइड रेशियो 1 है। इसको कॉम्पैक्ट किया तो वॉल्यूम बचा 7500 मीटर क्यूब। तो अब कॉम्पैक्ट करने के बाद में वॉइड रेशियो क्या होगा? आपको पता है E इक्वल होता है VV अपॉन VS के। जब कॉम्पैक्ट करेंगे तो VS तो एज इट इज रहेगा, VV है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इनिशियली E की वैल्यू 1 है, यानी VV और VS दोनों सेम सेम है क्योंकि टोटल V इक्वल होगा VV प्लस VS के। यानी 10,000 का हाफ 5,000 है, ये वॉइड्स का वॉल्यूम है, 5,000 है ये सॉलिड्स का वॉल्यूम है। बाद में वॉल्यूम हो गया 7500 मीटर क्यूब। 2,500 मीटर क्यूब वॉल्यूम कम हुआ, किसका हुआ? सॉलिड्स का तो नहीं होगा, ये तो कॉम्पैक्ट नहीं होंगे, तो ये तो आ गया इनका एज इट इज। और VV इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, तो VV2 आपका हो जाएगा 5,000 में से 2,500 घटाओ 2,500, और ये रेशियो आ जाएगा 2,500 अपॉन 5,000 इंटू परसेंटेज में करना तो 100, नहीं तो फ्रैक्शंस में 0.5 आ जाएगा आंसर। 27th में दिए है कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये एक्सट्रीमली किसके लिए यूजफुल होता है? तो जो कोर्स ग्रेन सॉइल होते हैं उनमें पार्टिकल्स वो इंडिविजुअली रहते हैं और इंडिविजुअली उनका साइज क्या है ये अफेक्ट करता है उनकी प्रॉपर्टीज को, जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किस किस मतलब टोटल जो सॉइल मास है उसमें किस किस साइज के पार्टिकल्स हैं, सारी साइज के हैं या कुछ 2-4 साइज के ही पार्टिकल्स से मिलके सॉइल मास बना हुआ है। और दूसरा फाइन ग्रेन सॉइल्स होती हैं, इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसी है जो पार्टिकल्स हैं उनकी, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि शेप ऑफ क्ले पार्टिकल्स है ये यूजुअली कैसी होती है? तो सैंडी पार्टिकल्स होते हैं और राउंडेड होते हैं, और क्ले के पार्टिकल्स होते हैं फ्लेक के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में एक डेफिनेशन दी है कि कोई क्ले मटेरियल है, इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो रिमोल्डिंग से लॉस्ट होती है। थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही छोड़ें तो ये वापस से रिकवर कर लेता है अपनी स्ट्रेंथ टाइम के साथ में। ये आइसोथर्मल जेल टू सोल टू जेल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ये अपनी स्ट्रेंथ वापस गेन करता है बेसिकली, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थिक्सोट्रोपिक। सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिए है कि लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स है किसी सोल की, उनमें कॉमन जियोलॉजिकल ओरिजिन है और रेस्ट्रिक्टेड है लोकली यूज, मतलब सेमी लोकेलिटी में बने हुए हैं वो। तो इसमें ग्राफ है वो कैसा बनेगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे सॉइल कहाँ आएंगी? तो एक क्वेश्चन का कोई सेटिस्फैक्टरी है, सच बताऊं तो आंसर मुझे नहीं मिल पाया जिससे मैं फुली सेटिस्फाई हो पाऊं कि हाँ ये इसका रीजन हो सकता है। थोड़ा बहुत इसके बारे में मुझे जो आइडिया लग रहा है वो मैं बता देती हूँ आपको। हो क्या रहा है कि केमिकल वेदरिंग से हो रहा है, जो फिजिकल वेदरिंग से हो रहा है, जैसे एलुवियल सॉइल बनती है, क्या होता है बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वाटर के साथ में मूव होते रहते हैं, उसमें ग्राइंडिंग हो के पार्टिकल्स बनते हैं। एक होता है केमिकल वेदरिंग जिसमें कि सेम ही जगह पे कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं और उनसे पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। केमिकल वेदरिंग हो रही है तो एक तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती है जहाँ भी केमिकल वेदरिंग इन्वॉल्व होती है, और दूसरा लोकली रेस्ट्रिक्टेड लोकली, यानी एक ही जगह पे वो जहाँ पे उसकी वेदरिंग हुई है वो पार्टिकल्स वहीं पर प्रेजेंट है। तो इससे मुझे तो जनरली जो आइडिया लग रहा है वो यही लग रहा है कि फाइन ग्रेन्स होंगे पार्टिकल्स और सेम साइज के ही मतलब सेम ही जैसी ही प्रॉपर्टीज शो करेंगे वो। तो ए लाइन की अगर बात करें तो ये अगर ए लाइन है तो ये सिल्ट या क्ले होंगे, इतना हम कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। आंसर इसका यहाँ पर यही दिया हुआ है गेट की आंसर की में भी कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए लाइन की इस तरीके से ये पार्टिकल्स लोकेटेड होंगे। तो इनका ये हो सकता है कि प्रॉपर्टीज सेम सेम सी ही होंगी तो ये इसके अलोंग इस तरीके से लोकेट करे, बट उतना लॉजिक मुझे भी इसका नहीं समझ आ पाया है। और दूसरा ये मैंने क्वेश्चन डाला इसलिए है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, तो आप एटलीस्ट आंसर याद रखें।